वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। माई सेल्फ मोहम्मद सादिक। इस सीरीज का यानी रिसर्च एप्टीट्यूड का जो है पार्ट 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो है पार्ट 3 जो है आ चुका है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो है आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ज़रूर आप इन तीनों पार्टों को देखें, क्योंकि इसके अंदर सारे आपके लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, सारे लेटेस्ट पीवाईक्यूज हैं। यानी दिसंबर साइकिल के जितने भी शिफ्ट के एग्जाम हुए थे उन सारी शिफ्टों की यानी रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट के हवाले से जो है हम ये सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे नए कंसेप्ट हैं, नए टर्म हैं, नए वर्ड जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इससे आपकी रिवीजन काफी बूस्ट होगी, क्योंकि अभी आपका एग्जाम जो है 4 या 5 दिन के अंदर में होने वाला है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन नंबर है 30। व्हाट इज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च? ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का मेन एम यानी मेन मकसद या मेन मोटिव जो है क्या होता है? देखिए, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च ये वो रिसर्च होती है जब हम किसी भी इश्यूज को या किसी भी प्रॉब्लम को जो है स्टडी करने के लिए डिफरेंट तरीके के डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हम लोग आर्ट के फील्ड में हैं, तो अगर आर्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आएगा तो सिर्फ हम आर्ट के ही फील्ड को फॉलो करेंगे स्टडी करने के लिए। और अगर कोई ऐसा इश्यूज आपके सामने जनरल टाइप पे आ जाता है तो उसके लिए आप आर्ट की फील्ड यानी आर्ट की फील्ड को भी फॉलो कर रहे हो, साइंस की भी फील्ड को फॉलो करके स्टडी कर रहे हो, मैनेजमेंट को भी कर रहे हो, ठीक है, कॉमर्स को भी कर रहे हो। यानी जब डिफरेंट तरीके की फील्ड को फॉलो करके या डिफरेंट डिसिप्लिन को फॉलो करके आप उस इश्यूज का हल निकालते हो, उसका सॉल्यूशन निकालते हो, इसका मतलब यह है कि यानी उस टॉपिक के अंदर आप एक होलिस्टिक डेवलपमेंट लाते हो, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट। यानी उस टॉपिक को हर तरीके से जो है हम क्या करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं, उसके किसी भी पहलू को या किसी भी प्रोस्पेक्टिव को जो है हम नहीं छोड़ते हैं। ठीक, तो ये होता है हमारी कौन सी रिसर्च होगी, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होगी। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए, इसमें कहा गया है कि टू रिड्यूस द एम्फेसिस ऑन एनी वन सब्जेक्ट इन द रिसर्च फील्ड। ठीक है, यानी रिसर्च फील्ड में किसी एक सब्जेक्ट पे जो जोर दिया जाता है उसको रिड्यूस करना, नो। रिसर्च मेथोडोलॉजी में कोई नया ट्रेंड कायम करना, ये भी गलत है। हाँ, एक होलिस्टिक अप्रोच लाना, टू ब्रिंग फोर्थ अ होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, यानी हमारी जो रिसर्च है, ये जो टॉपिक है, उसके अंदर हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ला रहे हैं, या रिसर्च प्रॉब्लम को जो है हद से ज्यादा और सिंप्लीफाई करना। ठीक, तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर है, और उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 31। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिटरेचर रिव्यू इज फॉल्स? तो कौन सा स्टेटमेंट जो कि लिटरेचर रिव्यू के बारे में गलत है? कहा गया है ए में, लिटरेचर रिव्यू इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। तो यही जो है आपका फॉल्स है, क्योंकि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि लिटरेचर रिव्यू जो है आपके रिसर्च प्रोसेस यानी आपकी स्टडी का इंटीग्रल पार्ट ना हो। इंटीग्रल पार्ट का मतलब यह है कि यानी एक ऐसा पार्ट है जिसको आप अलग कर ही नहीं सकते, जिसको आप जुदा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर रिसर्च स्टडी, फॉर योर रिसर्च प्लान, टू डू लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, कि अगर आप रिसर्च करोगे तो विदाउट लिटरेचर रिव्यू यू कांट डू एनी रिसर्च। आपको लिटरेचर रिव्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे जो है ना, आपको आपकी जो टॉपिक होती है, फिर जो स्टडी होती है, उसके आगे पीछे की आपको नॉलेज मिल जाती है कि हमारे टॉपिक पे रिसर्च हुई है, या हमारे टॉपिक पे कितना मटेरियल अवेलेबल है, या किस किस पहलू पे जो है, या किस किस व्यू पे जो है रिसर्च की जा चुकी है। तो उससे रिसर्चर को जो है एक फायदा होता है। बी अगर आप देखोगे तो इसमें कहा गया, लिटरेचर रिव्यू इज टाइम कंज्यूमिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग बट आल्सो वेरी रिवार्डिंग। तो बात तो सही है कि जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो टाइम तो कंज्यूम होता है, बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, मायूसी भी होती है, यानी खोजने में, उस चीज को पढ़ने में, लेकिन रिवार्डिंग भी होती है, क्योंकि इससे हमें फायदा भी मिलता है। ठीक, फिर इसी तरीके से आप देखेंगे, इट हेल्प यू बिकम फेमिलियर विद बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल इन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इसी तरीके से लिटरेचर रिव्यू हमारी ये हेल्प करती है कि हमारा जो इंटरेस्ट का एरिया है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट मींस हमारा जो रिसर्च टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में हमें बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। ठीक है, उसके बारे में हम फेमिलियर हो जाते हैं कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड कितना मटेरियल अवेलेबल है। ये स्टडी का एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है, ऐसा कुछ। हाँ ठीक है, ये सही है, लेकिन ऑप्शन 1 जो है आपका यही क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए,
क्वेश्चन नंबर है 32, विच टाइप ऑफ एक्सप्लोर न्यू फैक्ट थ्रू द स्टडी ऑफ पास्ट। ऑप्शन को देखते हुए आप फटाफट आप बोलोगे कि सर ये हिस्टोरिकल रिसर्च है। जब हम पास्ट के स्टडी के जरिए जो है न्यू फैक्ट को एक्सप्लोर करते हैं, हमारे पास पास्ट का डेटा है, उसको लेकर हम क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक तौर पे रिसर्च कर रहे हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करने की जो है हम कोशिश कर रहे हैं, तो इस रिसर्च को हम क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल रिसर्च बोलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 33, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग विथ रिगार्ड टू लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च या लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है लॉन्गिट्यूडनल के हवाले से जो है आपका रॉन्ग है। ए में कहा गया द स्टडी पॉपुलेशन इज विजिटेड अ नंबर ऑफ टाइम एट रेगुलर इंटरवल्स। देखिए, इसको लॉन्गिट्यूडनल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये स्टडी बहुत लंबे लंबे समय तक चलती है और एक फिक्स गैप पे चलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अपने हिसाब से जो है 2-2 साल का आपने गैप बनाया, तो हर 2 साल के बाद उस सिंपल की आप क्या करोगे, स्टडी करोगे, चाहे आपका 5 साल का हो, 1 साल का हो, 1 वीक का हो, 2 वीक का हो, जो भी हो, या 2 दिन का हो, तो आप एक फिक्स गैप के बेस पे नंबर ऑफ टाइम यानी कई बार जो है जिन भी पॉपुलेशन पे आप स्टडी कर रहे हो उसको आप विजिट करते ही करते हो। तो ये बात तो सही है। फिर यहाँ पे कहा गया कि एक बार से ज्यादा विजिट करने की जरूरत नहीं, तो अगर आप देखोगे एक ऊपर कहा गया विजिट की जरूरत है, दूसरे में कहा गया नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे इंटरवल माइट बी एज शॉर्ट एज अ वीक और लॉन्गर देन 1 ईयर, यानी जो हम गैप बनाते हैं ना, वो तो हमारा बहुत शॉर्ट हो सकता है 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, या 1 वीक का हो सकता है, या फिर 1 ईयर से ज्यादा का भी इंटरवल हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। डी में कहा गया कि इंटरवल मस्ट बी लॉन्गर देन 1 ईयर, यानी इंटरवल जो है 1 ईयर से ज्यादा का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर शुड वर्ड नहीं यूज किया गया, बल्कि यहाँ पे मस्ट वर्ड यूज किया गया, इस वजह से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे जोर दिया जा रहा है कि 1 ही ईयर का ज्यादा का होना चाहिए, ठीक है। जबकि यहाँ पे कहा गया है कि शॉर्ट भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, 1 ईयर से ज्यादा का भी हो सकता है। और जो हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च करते हैं ना, वो कोई फिक्स नहीं होता है, वो स्टडी टू स्टडी, वो हमारा जो इंटरवल या जो गैप होता है वो वेरी कर सकता है, बदल सकता है, अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर, अकॉर्डिंग टू योर सुपरवाइजर, अकॉर्डिंग टू योर गाइडेंस, ठीक है। कुछ भी जब आप रिसर्च करोगे और लॉन्गिट्यूडनल टाइप्स को फॉलो करके अगर आप रिसर्च कर रहे हो, यानी मान लीजिए कि कोई थ्योरी आपको जनरेट करनी है, कुछ भी करनी है, आमतौर पर ये जो रिसर्च होती है इसको फिलोसफर या थिंकर वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि यही लोग जो है थ्योरी वगैरह देते हैं, तो थ्योरियां देने के लिए जो है इनको 30-30 साल, 35-35 साल का जो है टाइम लग जाता है, और वो ये रिसर्च करते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमें रिसर्च प्रोसेस को जो है करेक्ट सीक्वेंस में लगा के बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन, बट फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप रिसर्च करोगे, एक रिसर्च प्रोसेस जो है आपको फॉर्मुलेट करना होगा, बनाना होगा। रिसर्च प्रोसेस मींस आपको एक रिसर्च प्लान बनाना होगा, या रिसर्च प्लान से आप मान सकते हो कि आपको सबसे पहले जो है एक रिसर्च टॉपिक जो है डिसाइड करनी होगी, ठीक है। रिसर्च टॉपिक आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या रिसर्च करना है, किस टॉपिक पे आपको रिसर्च करना है। फिर उसके बाद जो है आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, जिसके बारे में अभी आगे क्वेश्चन आया था। फिर मेथडोलॉजी आप डिजाइन करोगे कि किस मेथड को यूज करके हम रिसर्च करने वाले हैं। फिर डेटा का कलेक्शन करने के बाद आप डेटा को इंटरप्रेट और उसका एनालिसिस करोगे, यानी आप फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट आप निकाल देते हो। तो ये है हमारा करेक्ट सीक्वेंस। चलिए, रिसर्च टाइप्स। तो बेसिक रिसर्च, जिसको हम फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम फंडामेंटल रिसर्च, इसको हम प्योर रिसर्च, ठीक है, इसको हम इंडक्टिव रिसर्च भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे जो है नाम होते हैं। अप्लाइड है, एक्शन एंड इवेल्युएशन। तो बेसिक रिसर्च आपको मालूम है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉलेज को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग नॉलेज विदाउट इमीडिएट, यानी इमीडिएट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमारी जो नॉलेज होती है उसको एक्सपेंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कोई भी अगर इश्यूज होता है तो उसके बारे में हम इमीडिएट नॉलेज को नहीं फैलाते हैं, ठीक है, बल्कि टाइम लगता है। एक्सपेंडिंग नॉलेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम थ्योरी को जनरेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एक तरीके से थ्योरी बनाते हैं। तो फंडामेंटल रिसर्च के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे इसी चैनल पे सारे रिसर्च की जितनी भी टाइप्स है उनके बारे में हमने छोटी छोटी वीडियो सीरीज की शक्ल में बना रखी है, और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव को जो है काफी डिफरेंस तरीके से हमने उस चीज को समझाया और बताया, तो जरूर आप एक बार देखें, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अप्लाइड रिसर्च ये वो रिसर्च होती है जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। एक्शन रिसर्च में जो है हम इंप्रूवमेंट करते हैं, यानी कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो फटाफट उसका फौरन सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, यानी उस प्रॉब्लम को हम एक प्रैक्टिस की शक्ल में इंप्रूव करते हैं।
इवेल्युएशन एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज को इवेल्युएट करना, ठीक है, यानी किसी चीज का जो है जायजा लेना। तो जो भी प्रोग्राम या पॉलिसीज या इनिशिएटिव या इंटरवेंशन होते हैं उनका हम एक्सेस करते हैं, उनका जायजा लेते हैं, यानी एक्सेसमेंट करते हैं कि ये चीज काम कर रही है कि नहीं कर रही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 36। आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए, एक होता है हमारी नल हाइपोथेसिस, एक होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस ये वो कहती है कि वेरिएबल के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल आपका मैन है, दूसरा वेरिएबल आपका वुमेन है, तो नल हाइपोथेसिस कहेगा कि इन दोनों के दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं है। जबकि आपको मालूम है कि देयर आर क्रिटिकल डिफरेंस, ठीक है, मेन डिफरेंस मैन एंड वुमेन, ठीक है, जेंडर का सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो आपका जेंडर का है। तो नल हाइपोथेसिस अज्यूम करता है कि वेरिएबल या डिफरेंट ग्रुप जो एग्जिस्ट करते हैं आपके स्टडी में उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो नल की डिफिनेशन के हिसाब से आपका ऑप्शन ए तो सही है, बट बी की अगर बात करो तो ये कहता है कि अल्टरनेट कहता है कि डिफरेंट वेरिएबल या जो भी ग्रुप है उनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं। ये गलत है, क्योंकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है रिलेशनशिप की बात करता है। वो कहता है कि मैन एंड वुमेन के दरमियान रिलेशन है, ठीक है। नल से आप याद रखो कि वो नो कहता है कि वेरिएबल के दरमियान रिलेशन नहीं है, और अल्टरनेट बोलता है कि वेरिएबल के दरमियान रिलेशन है। तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन तो इस हिसाब से जो है आपका ऑप्शन बी जो है वो गलत होगा। और हाइपोथेसिस मस्ट बी एक्सेप्टेबल एंड फॉल्सिबल, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी हाइपोथेसिस आप बनाओगे रिसर्चर उसको लास्ट में जब टेस्ट करेगा तो वो आपकी एक्सेप्ट भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, ठीक है। और नल हाइपोथेसिस ऑलवेज ट्रू नहीं होती बाबा, ये गलत है। नल हाइपोथेसिस जो है ट्रू भी हो सकती है और आपकी फॉल्स भी हो सकती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 37। वेरिएबल के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। देखिए, रिसर्चर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही मैनिपुलेट करता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। A dependent variable is outcome being measured, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल ही आउटकम होता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके हम चीजों को मेजर करते हैं उसका आउटकम डिपेंडेंट वेरिएबल से ही हमें मिलता है, तो ये भी आपका सही है। कह रहे हैं कि एक्सट्रानियस वेरिएबल हमेशा कंट्रोल होता है, नहीं ये गलत है। सम टाइम जो है आप इसको कंट्रोल कर पाते हो और सम टाइम जो है ये आपका कंट्रोल से बाहर होता है। और जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है फिर वो वेरिएबल हमारा क्या बन जाता है, कंफाउंडिंग वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, जब ये कंट्रोल नहीं हो पाता तो फिर ये कंफाउंडिंग बन जाता है। कंट्रोल वेरिएबल जो है वो सुपीरियर रिलेशनशिप को जो है बनाता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाता है, ना कि वो आपका एक जाली रिलेशन बनाता है। कंट्रोल वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो है बनाता है, वो सुपीरियर रिलेशन नहीं कायम करता है। चलिए, कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। इसमें कहा गया कि वैलिडिटी डजंट फोकस ऑन द एक्यूरेसी, तो ये गलत है, क्योंकि वैलिडिटी जो है वो एक्यूरेसी पर फोकस करती है। विदाउट एक्यूरेसी कोई भी चीज आपकी वैलिड नहीं होगी। वैलिडिटी डजंट चेक सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैलिडिटी अगर कोई भी चीज को आप वैलिड बोल रहे हो तो प्रॉपर उसके अंदर हर एक चीज जो है सिस्टमेटिक वे में हर एक चीज जो है उसकी सही होनी चाहिए। तो सिस्टमेटिक या रैंडम एरर को जो है मेजर करने में चेक तो करती है। हाँ, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, ये बात यहाँ पे सही है। देखिए, जो चीज आपकी वैलिड होगी वो रिलायबल होगी, ठीक है। जो चीज आपकी वैलिड होगी वो आपकी रिलायबल होगी, बट जो चीज रिलायबल होगी उससे हम वैलिडिटी को जो है हम ये नहीं बोल सकते कि वो चीज वैलिड होगी। और ये कैसे काम करती है इस चीज को मैंने आपको समझा रखा है। फेस वैलिडिटी इज प्रॉपर्ली द स्ट्रॉन्ग वे टू फाइंड आउट द वैलिडिटी ऑफ द मेजरमेंट फॉर रिसर्च, तो स्ट्रॉन्ग तरीका नहीं है फेस वैलिडिटी, ठीक है, क्योंकि वैलिडिटी की बहुत सारे टाइप्स है, हर कोई टाइप्स जो है अपनी जगह एक महत्व रखती है। तो जरूरी नहीं है कि फेस ही वैलिडिटी सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है। चलिए, तो यहाँ पे टाइप ऑफ सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर एंड सिस्टमेटिक सैंपलिंग। तो आपको मालूम है कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, जहां पर हर यूनिट के जो है इक्वल सिलेक्टेड होने के चांस होते हैं। ए वेरी सिंपल एलिमेंट इज सिलेक्टेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम पॉपुलेशन, जहां पर पॉपुलेशन से जो है इंडिपेंडेंटली हम हर सिंपल को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है या इसका जो फ्यूचर है वो यही कहता है कि हर पॉपुलेशन से जो है यानी जितने भी सिंपल होते हैं सबके इंडिपेंडेंट इक्वल सिलेक्ट होने के चांसेस होते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ये वो सैंपलिंग होती है जहां पर सिंपल का सिलेक्शन जो होता है वो हमारे पर्सनल जजमेंट के बेस पे होता है, क्योंकि इसी की टाइप्स है जजमेंटल सैंपलिंग, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सिंपल यूनिट डिपेंड्स ऑन द पर्सनल जजमेंट,
क्लस्टर में क्या होता है कि जहां पर हमारे पास सिंपल होता है उसको हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, और सिस्टमेटिक में क्या होता है कि जहां पर हमारा पहला सिंपल जो है रैंडमली स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट पिक करते हैं, यानी पहला जो सिंपल हमारा रैंडमली स्टार्टिंग पॉइंट में पिक होगा, फिर आगे उसी सिस्टम के तरीके से उसी सिस्टमेटिक वे में जो है हम आगे के सिंपल को लेते हैं। यहाँ पर वर्ड यूज किया है कंसेक्यूटिवली फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो कंसेक्यूटिवली का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपने पहला सिंपल 2 चूज किया, तो उसके बाद आप उसी तरीके से चूज करोगे, यानी हर दूसरे को चूज करके तीसरे को आप ले लोगे, ठीक है, हर 2 नंबर को छोड़ के आप तीसरे को ले लोगे, उसी सिस्टमेटिक वे में जो है आपका सिंपल सिस्टमेटिक सैंपलिंग में जो है चलता है। चलिए, फॉलोइंग में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? देखिए ऑप्शन 1 एक होता है हमारा फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन में हम क्या करते हैं कि एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो मैनिपुलेशन होता है ना, उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट हम कैसे चेक करते हैं, तो ये फैक्टोरियल डिजाइन से ही हम चेक करते हैं। तो इसको यूज किया जाता है एक या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए जो है फैक्टोरियल डिजाइन को यूज किया जाता है। कैसे? Factorial design is a type of experiment that examine the effect of two या more independent variable on a dependent variable। एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट कैसा होता है, उसको हम इसी डिजाइन की मदद से क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक, चलिए, टाइप 1 एरर क्या होता है? टाइप 1 एरर आपको मालूम है कि जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है और उसको हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। आप एक वर्ड जो है याद रखो, इसको जो है थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में यूज किया जाता है, इन करेक्टिंग रिजेक्ट। ठीक है, इन करेक्टिंग रिजेक्ट का मतलब ये हो गया कि यानी गलत तरीके से हमने रिजेक्ट कर दिया। गलत तरीके से रिजेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि यानी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, तब जाकर हमने उसको क्या किया है, रिजेक्ट किया है। तो ऐसा करने में जो है हम उसको क्या बोलते हैं, टाइप 1 एरर बोलते हैं, और इसी को जो है इस वर्ड में यूज किया जाता है। ठीक है, इन करेक्टिंग रिजेक्ट वर्ड यूज हो रहा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन मतलब उसका यही है। इनकरेक्ट का मतलब गलत तरीके से, रिजेक्ट का मतलब खत्म कर देना, रिजेक्ट कर देना। तो गलत तरीके से रिजेक्ट करने का मतलब यही है कि नल हाइपोथेसिस हमारी ट्रू है, उसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, और ये है हमारा टाइप 1 एरर। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 42। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग स्मॉल सैंपल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम अ लार्ज आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड। तो सैंपलिंग, लार्ज आइडेंटिफाइड ग्रुप का मतलब ये है कि ये है हमारा लार्ज आइडेंटिफाइड, यानी ये है हमारी पॉपुलेशन। ठीक है, और इस पॉपुलेशन से हम क्या कर रहे हैं, सिंपल को जो है निकाल रहे हैं। तो यही है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 43। अरेंज द स्टेप ऑफ कंडक्टिंग अ सर्वे फॉर रिसर्च। अगर आप रिसर्च के लिए एक सर्वे करना चाहते हो तो उसको आप किस तरीके से करोगे? ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन बनाओगे। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, जहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे, जो आप अपने सर्वे में क्या करोगे, उस चीज को आप पूछोगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन डिजाइन करोगे। ठीक है, क्वेश्चनेयर डिजाइन करने के बाद जो है आप पायलट टेस्टिंग ऑफ सर्वे, जिससे होता है ना कि अगर आप कोई भी चीज बना रहे हो तो उसको आप पहले उसका एक डेमो देते हो, उसको आप लॉन्च करते हो। जैसे कोई फिल्म बनती है तो उसका पहले एक डेमो आता है, ताकि उसमें ये देखा जाता है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो ऑडियंस है, उसको पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चनियर बनाने के बाद उसकी एक पायलट टेस्टिंग करोगे, यानी सर्वे का आप देखोगे कि हमने जो क्वेश्चन बनाया है इस पर व्यूज आ रहे हैं, या हमारे जो रिस्पोंडेंट हैं, जो रिसर्चर हैं, जो ऑडियंस है, वो इस पे अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है, टेस्ट करने के बाद ही आप बाकायदा ऑफिशियल तौर पर उस क्वेश्चनियर को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और फिर उसके बाद जो कुछ भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा उसका आप एनालिसिस करोगे, और फिर उसको आप जाकर अपने रिसर्च में इंक्लूड करोगे। चलिए, द आउटकम या इफेक्ट वेरिएबल, ठीक है, आउटकम या इफेक्ट वेरिएबल आपको मालूम है कि डिपेंडेंट वेरिएबल को हम बोलते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो मैनिपुलेशन होता है उसका इफेक्ट या उसका आउटकम जो है हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर ही मेजर करते हैं। तो क्लास को जो है यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, अगर क्लासेस आप लोगों को पसंद आती हैं, चीजें आपको अच्छी लगती हैं, तो आप लोग अपनी प्रीशियस फीडबैक जरूर दें। हाँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जरूर आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।